अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आप? सर, शो का आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कशमकश का शिकार क्यों है? 8 नवंबर को जो एहतजाजी जलसा होना था वो मनसूख कर दिया गया, तो इसकी क्या वजूहात हैं? ठीक है, तहरीक इंसाफ को ने 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करना था। अब ये जलसा तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा टेस्ट केस था कि अगर उनकी अपनी हुकूमत में ही उनका जलसा नाकाम हो जाता तो फिर उनके पल्ले क्या रहता था। भले यकीनन पेशावर का जलसा तो तारीखी जलसा होना चाहिए था, उसको तो पाकिस्तान के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि पहले भी पेशावर में एहतजाज नाकाम हुए हैं और अब भी उनका ख्याल था कि ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं होने जा रहा। अगर जलसा पेशावर में देखे ना, पेशावर में कोई 144 नहीं, केपी में कोई गिरफ्तारियां नहीं, कोई पुलिस का डर नहीं, कोई दहशतगर्दी के पर्चे नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई कंटेनर नहीं, कोई नाके नहीं, कुछ नहीं, सारी आपकी हुकूमत है। बल्कि एपी में तो सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटियां लगती हैं कि आपने एहतजाज में शरीक होना है। हमने हाल ही में देखा है कि सरकारी मुलाजमीन को इस बुनियाद पर 1 स्टेप प्रमोशन और 10-10 हज़ार रुपया इनाम दिया गया है कि आप डी चौक पर हमले में शामिल थे। तो केपी के सरकारी मुलाजमीन तो पीटीआई के जलसों की सहूलतकारी करते हैं, उनको रोकते तो नहीं है, या उनको कोई रियासत उनको रोकती तो नहीं है। तो लिहाजा 8 नवंबर का जो पेशावर का जलसा था उस पर सबकी नजर थी कि आप अपनी हुकूमत में अपने वसाइल से, सरकारी वसाइल से कितना एक बड़ा जलसा कर लेंगे, कितने लोग इकट्ठे कर लेंगे। लिहाजा सबकी नजरें मेरे समेत 8 नवंबर के पेशावर के जलसे पर थी कि देखते हैं केपी में पीटीआई की कितनी पॉपुलैरिटी है और वो कितना बड़ा जलसा शो पुट कर सकते हैं, गंडापुर कितने लोगों को जो है अपने साथ शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप डी चौक आते हैं तो आपके साथ 5-7 हज़ार लोग होते हैं, आपने फसाद क्रिएट करना होता है तो कोई बड़ी तादाद तो चाहिए नहीं होती फसाद क्रिएट करने की। आप 5-7 हज़ार लोग भी साथ ले आते हैं तो 5 हज़ार लोगों के लिए भी 1,000 गाड़ी बन जाती है। 1,000 गाड़ी का बहुत बड़ा जुलूस बन जाता है। हर गाड़ी में 5 लोग हों तो 1,000 गाड़ी में 5,000 लोग होते हैं, 1,000 गाड़ी का बहुत बड़ा जुलूस होता है। लिहाजा गंडापुर का जो डी चौक के चढ़ाई या फ्लोर आना, वो तो 5-7 हज़ार लोगों की गेम थी, जो वो उनमें भी सरकारी मुलाजम भी शामिल थे, एमपी एमएनए भी शामिल थे, उनके रिश्तेदार भी शामिल थे, जिले हुकूमतें भी शामिल थी। जिले हुकूमतों को भी ये कहा गया बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स तब मिलेंगे अगर आप एहतजाज में शिरकत करेंगे। पूरी हुकूमती मशीनरी के सर पे आप 5-7 हज़ार बंदा इकट्ठा करते हैं, 10,000 बंदा। तो अब सूरत हाल ये थी कि अगर पेशावर में आपने जलसा करना है तो वहां 5-7-10 हज़ार का जलसा तो पेशावर में निहायत नाकाम जलसा समझा जाता है। आपको तो लाख का जलसा करना चाहिए, 2 लाख का जलसा करना चाहिए। पेशावर में तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एक दफा दिखा दें कि केपी गूंज रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। तो हम सबने का ख्याल था कि ये 8 नवंबर का जो पेशावर का जलसा है, ये पीटीआई की केपी में पॉपुलैरिटी का बेंचमार्क होगा कि कितनी है, क्या चक्कर है, लोग कितने आते हैं, हुकूमती वसाइल के अंदर रहते हुए भी कितनी सहूलतकारी के साथ कितना बड़ा जलसा किया जाता। लेकिन तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसे से भी भाग गई है। मतलब ये गिला करते हैं हमें लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिलती, पिंडी में डी चौक नहीं आने देते, इस्लामाबाद नहीं आने देते, फैजाबाद नहीं जाने देते। भाई पेशावर का जलसा तो कर लेते ना, वहां तो कोई रुकावट नहीं है, किसी ने नहीं रोका। पेशावर का जलसा क्यों मनसूख कर रहे हैं? अब जो खबरें हैं वो ये है कि जी पेशावर का जलसा मनसूख करके तो सवाबी इंटरचेंज पर जो क़यामत आम है वहां पर 3 दिन का धरना ऐलान किया जा रहा है। अब वही गेम 5-7-10 हज़ार की, कि सवाबी इंटरचेंज पर कितने लोग आ जाएंगे जो 3 दिन धरना देंगे, 5-7-10 हज़ार, और फिर वो धरना लगेगा जी 10,000 लोग हैं ने धरना दिया है। आप कम तादाद लोगों के साथ कोई शो करना चाहते हैं क्योंकि बड़ी तादाद के लोग आपके अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आप जो पेशावर का जलसा है वो कैंसिल करके तो सवाबी पर एक इंटरचेंज पर धरना देने का फैसला हुआ है, जिसकी कोई मंतक कोई बात समझ नहीं आती 3 दिन के धरने की, कि सवाबी इंटरचेंज पर धरने का क्या फायदा होगा। सवाबी इंटरचेंज पर धरने का यहाँ तो ये फायदा हो सकता है कि आप वहां पे बंदे जमा करके फिर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करें।
अगर आपने इस्लामाबाद नहीं जाना है तो 3 दिन सवाबी बैठ के आपने घर चले जाना है, तो आप बताएँ उसका वफाकी हुकूमत की सेहत पे क्या असर है? उसका पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत की सेहत पे क्या असर है? सिर्फ़ इस सिवाय इसके कि आप जलसे से भागे हैं और जलसे से भागकर आपने सोचा कि अगर कम लोग भी धरने में बैठे होंगे तो हम मैनेज कर लेंगे। वो एक जगह होगी क़यामत-ओ-आम की वहाँ पे, लेकिन अगर ज़्यादा लोग ना भी आएँगे तो हमारी काम चल जाएगा, लिहाज़ा 3 दिन का धरना आपने सवाबी में अनाउंस कर दिया है। मुझे लगता है कि पीटीआई के पास अभी एहतजाज करने की ख़्वाहिश मौजूद है, लेकिन एहतजाज करने की सलाहियत मौजूद नहीं। पीटीआई की ख़्वाहिश तो ये है कि बांग्लादेश की तरह 4 लाख लोग निकल आएँ, जैसे सलमान अकरम राजा ने कहा है। लेकिन बंदे 4-5 हज़ार ही निकलते हैं। अब 4 लाख नहीं निकलते तो उसमें हमारा तो कसूर है नहीं। या तो आप 4 लाख बंदा पेशावर में ही निकाल के दिखा देते तो हम कहते कि जी चलो जी, पेशावर में 4 लाख बंदा निकल आया, इस्लामाबाद में नहीं निकलता। तो अगर आपके साथ बंदे ही 5-7 हज़ार हैं, 10 हज़ार हैं, तो फिर तो आप जमात इस्लामी के लेवल पे या एक छोटी सियासी जमात जो जो पार्लियामेंट नहीं पहुँच सकती, उसकी सतह का एहतजाज आप करना चाहते हैं। आपको बड़ा एहतजाज करने की पोज़ीशन में नहीं है और आप हुकूमत गिराने की पोज़ीशन में भी नहीं है। मुझे लगता है ये पेशावर का जलसा मनसूख करने का जो फ़ैसला है, ये तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमज़ोरी और एहतजाज करने की जो कमज़ोर सलाहियत है, उसका आकाश है, वरना कौन आपको पेशावर में जलसा करने से रोकता है? और अगर आप पेशावर में जलसा नहीं कर रहे, तो फिर आप आगे कराची और कोयटा में भी जलसा नहीं कर रहे। क्योंकि बहरहाल जो सहूलियात आपको पेशावर में मुयस्सर हैं, वो आपको कराची, कोयटा में तो नहीं होनी थी। मेरे ख़्याल में फिर ये जलसों वाली कहानी तो ख़त्म हो गई है। अब अगर आपने सवाबी पे के इंटरचेंज पे धरना देना है, तो कल को आप फिर दूर-दराज़ किसी और इलाके में दे दें, फिर और दे दें। तो इससे तो फिर ये हुकूमत जाने वाली नहीं है। मुझे लगता है मेंटली तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज से हुकूमत को घर भेजने पर सरेंडर कर दिया है और कहीं न कहीं ये फ़ैसला हो गया है कि हम एहतजाज से नहीं भेज सकते। बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन असल में हुकूमत को घर भेजने की कोई संजीदा कोशिश नहीं। सर, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये आखिर क्या वजह है? क्या सीएम केपी की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से ये कशमकश का शिकार नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ये जो एहतजाजी जलसा है ये मनसूख किया गया है, या फिर ये कोई किसी डील का शाखसाना लगता है? मेरा नहीं ख्याल पेशावर का जलसा मुलतवी कराने में एस्टेब्लिशमेंट की कोई ख़ास ख़्वाहिश हो। आप केपी के अंदर जो मर्ज़ी एहतजाज करते रहें, एस्टेब्लिशमेंट को उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं नहीं समझता एस्टेब्लिशमेंट के कि आप केपी के अंदर कोई कार्रवाई ना करें, मसला तो इस्लामाबाद करने पे होता है या पंजाब में करने पे होता है। पंजाब में पीएमएलएन नहीं करने देती और इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देती क्योंकि वो वफाकी हुकूमत को गिरने नहीं देना चाहती और चलाना चाहती है। लेकिन पेशावर के जलसे पे एस्टेब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम है? आप कर लेते हैं, पहले पीटीएम ने वो प कौमी जरगा किया ही है ना, हुआ। जी, जी। और उसमें अगले दिन सिर्फ इतनी बात ही एस्टेब्लिशमेंट ने कही ना कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारे नहीं लगने चाहिए, कोई वहाँ से पख्तूनिस्तान की बात नहीं होनी चाहिए। जब ये बातें तय हो गई पीटीएम के साथ तो वो जिरगा हो गया, जब तक वो बातें तय नहीं थी, 1 दिन पहले रोक ली गई। अगले दिन पीटीएम की लीडरशिप ने आके ये यकीन दहानी करा दी कि पहले तो प्लान था वहाँ पख्तूनिस्तान का झंडा लहराने का, पख्तूनिस्तान की करारदाद का, पख्तूनिस्तान के पासपोर्ट भी सोशल मीडिया पे चल रहे थे, उनकी तस्वीरें। तो पहले तो पख्तूनिस्तान का बड़ा प्लान था ना जी अफ़गानिस्तान के साथ मिलके। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीएम पे रातों-रात पाबंदी लगाई और खुद केपी की पुलिस ने पीटीएम के जरगे को उल्टा दिया क्योंकि रियासत की ताकत थी और गंडापुर साहब को भी ऐसी ऑडियो कॉल्स सुनवाई गई थी, आईजी चीफ सेक्रेटरी केपी को भी, जिसमें ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की सारी कार्रवाई उनको बताई गई थी कि ये होने लगा है। तो गंडापुर ने उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता बाद में वो जिरगा हुआ। तो मुझे नहीं लगता एस्टेब्लिशमेंट किसी डील के तहत आपको ये कहेगी कि आप पेशावर जलसा ना करें, स्वात ना करें, स्वाबी ना करें। आपकी हुकूमत है, आप जो मर्ज़ी करें। एस्टेब्लिशमेंट से तो डील इतनी है कि आप डी चौक नहीं आएँगे। एस्टेब्लिशमेंट से डील इतनी है कि आप पंजाब में कोई अनरेस्ट पैदा नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से डील इतनी है कि आपको इस्लामाबाद के हालात खराब नहीं करेंगे, पिंडी के हालात खराब नहीं करेंगे। बाकी मैं नहीं समझता पेशावर का जलसा तहरीके की मनसूखी तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी सियासी कमज़ोरी है। उनके अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो आपस में जूतियों में दाल बँट रही है, उस वजह से मनसूख हुआ है। मुझे वो कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील की वजह से मनसूखी नहीं लगती। सर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि साबिक़ खातून अव्वल अब अडयाला जेल के लिए रवाना हुई, वहाँ पहुँची तोशा खाना 2 केस की जो समाअत है, और हमने ये भी देखा कि जब वो लाहौर में थीं तो उन्होंने कोई भी सियासी मुलाकात नहीं की। तो इस तमाम मंज़रनामे को आप
कैसे देखते हैं और क्या वो यहाँ से पेशावर जाएंगी? लेकिन लाहौर में सियासी मुलाकातें करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट हो जाएँगी, प्रोटोकॉल से जो जाएगा, आएगा, ज़मान पार्क पता लग जाएगा। अगर वो सीएम हाउस में ठहरती हैं, तो सीएम हाउस में जो लोग आते हैं, वो अंदर अगर किसी कमरे में बुशरा बीबी को भी मिलते हैं, तो वो खुफिया मुलाकातें मुमकिन हैं, एनेक्सी वगैरह में। लेकिन लाहौर में तो सियासी मुलाकातें खुफिया तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये है कि देखें, बुशरा बीबी लाहौर रही हैं इतने दिन। उनकी अलीमा खान वगैरह से तो कोई मुलाकात नहीं हुई। लाहौर में होते हुए भी वो अलीमा खान और बाकी बहनों को नहीं मिली, जो हसन नियाज़ी की वालिदा हैं उसको भी नहीं मिली, और ना वो इनको मिलने आई हैं, ना वो। देखिए, अलीमा खान वगैरह भी जेल से रिहा हुई, बुशरा बीबी भी जेल से रिहा हुई। कम से कम फैमिली रीयूनियन तो होना चाहिए था ना, कि नंद भावज आपस में मुलाकात कर लेती। लेकिन हमने दोनों की मुलाकात नहीं देखी, जो इस बात का एक वाज़ेह इशारा है कि तनाव मौजूद है। गंडापुर भी एंटी अलीमा खान है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जो है वो रहे, केपी में रहें या पेशावर में रहें, क्योंकि उन्हें पहले फर्क होगी वगैरह सारा अंदाजा है कि पंजाब में लूट-मार कैसे का बाज़ार कैसे गर्म हुआ। आप देखें, पिछले दिनों मैं एक टॉक शो देख रहा था, तो उसमें एक ने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इमरान खान को बुशरा बीबी की करप्शन की फाइलें दी थी। तो दूसरे पीटीआई के सपोर्टर ने कहा कि वो फाइलें दी थी तो अब उन पर केस बना लें। भाई, वो करप्शन की फाइलें मौजूद थी तो फराग गोगी मुल्क से भाग गई ना। वो करप्शन की जी। फाइलें मौजूद थी तो शहजाद अकबर 190 मिलियन पाउंड में मुल्क से भाग गया। वो करप्शन की फाइलें मौजूद है तो मलक रियाज कह रहा है ना कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। भी उसने कोई रिश्वत दी हुई है तो उसका वादा माफ गवाह बनना है ना। क्योंकि जो करप्शन के सारे उनके म थे मोरे, आपने जुल्फी बुखारी जिसने घड़ियाँ बेची हैं, आपने उसको मुल्क से क्यों फरार कराया हुआ है? शहजाद अकबर को मुल्क से क्यों फरार कराया हुआ है? मलक रियाज को मुल्क से क्यों फरार कराया हुआ है? फर्रुख गोगी मुल्क से क्यों फरार है? क्योंकि ये सब आपके करप्शन के मोरे थे और इनके ज़रिए आपने करप्शन की, और इन्हीं की फाइलें जो हैं वो इमरान खान को दी गई कि आपकी बेगम इनके ज़रिए, फर्रुख गोगी के ज़रिए, मलक रियाज के साथ मिलकर जुल्फी बुखारी की ऑडियो मौजूद है, घड़ियाँ बेच रहे हैं। तो ये सारी करप्शन का बाज़ार गर्म। अभी बुशरा बीबी केपीएच सिर्फ हुकूमत के लिए जाती हैं, वहाँ ठेके हैं, वहाँ हुकूमत है, वहाँ पर पैसे हैं, और वो आपको पता है बुशरा बीबी को हुकूमत को इस्तेमाल करना, पहले फराग गोगी के ज़रिए उन्होंने इस्तेमाल किया, अब वहाँ वो एक नई फराग गोगी पैदा कर लेंगी, नए टाउट पैदा कर लेंगी, तो उनका बार-बार केपी देखिए, अगर वो एक हाउसवाइफ है, अगर हम ये मान लें कि बुशरा बीबी एक हाउसवाइफ हैं, तो फिर उन्हें केपी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से ज़मान पार करें एक हाउसवाइफ के तौर पे। लेकिन चूँकि वो एक हाउसवाइफ नहीं है, उन्होंने सियासत भी करनी है और हुकूमत को भी लूटना है। तो इन दोनों कामों के लिए तो केपी जाना बहुत ज़रूरी है ना, कि अगर आपने सियासत भी करनी है और हुकूमत से लूटना भी है, केपी पुलिस के कमांडोज़ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप क्यों प्रोटोकॉल ले रही हैं, आप आराम से घर बैठे हैं, आप बनी गाला रहे हैं, आपको क्या। लेकिन चूँकि आप हाउसवाइफ नहीं हैं, आपने सियासत भी करनी है और माल भी बनाना है, तो फिर तो उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ इक़्तिदार है। इसीलिए वो बार-बार पेशावर जाती हैं, लेकिन उनका पेशावर जाना ना अलीमा खान को पसंद है, ना इमरान खान को पसंद है, लेकिन वो दोनों के कहने में नहीं। सर, जैसा कि अभी आपने बुशरा बीबी की बात की, रिहाई की, वो ज़मानत पर रिहा हुई हैं, फिर खान साहब की बहनें भी ज़मानत पर रिहा हुई हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो हसन नियाज़ी हैं, ये बहुत जल्द बाहर आ जाएँगे या अभी भी ये जेल में ही रहेंगे? नहीं, वो तो देखिए मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में है। या तो सुप्रीम कोर्ट सुबह ये फैसला कर दे कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हो सकता, या फिर उनको मिलिट्री कोर्ट को सज़ाएँ देने का इजाज़त दे दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना मिलिट्री कोर्ट को सज़ाएँ देने की इजाज़त दे रहा है, ना उनको ट्रायल से रोक रहा है, तो वो लोग तो मिलिट्री की तहवील में हैं। तो मुझे लगता है कि हसन या तो नई तरमीम कोई आएगी 27वीं, जिसमें उन मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की इजाज़त होगी ताकि सज़ाएँ सुनाई जा सकें, या कोई और रास्ता होगा, लेकिन इस तरह उनकी ज़मानत होना ज़रा मुझे मुश्किल नज़र आता है। सर, आखिर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, ये जो इज़ाफ़ी इख्तियारात दिए जा रहे हैं पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आप इसके हक़ में हैं या आप इसके खिलाफ़ हैं? देखिए, 90 दिन का रिमांड जो है ना, नैब में भी था। नैब में क्या शहबाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी, इन सब के 90-90 दिन के रिमांड नहीं हुए? क्या इमरान खान ने इनके 90-90 दिन के रिमांड पूरे नहीं कराए? उस वक़्त तो आपको 90 दिन का रिमांड बहुत अच्छा लगता था। तो जो दहशतगर्द हैं, उनका 90 दिन का रिमांड नहीं हो सकता, सियासतदानों का 90 दिन का रिमांड हो सकता है। मुझे ये बात भी समझ नहीं आती। या तो आप कहें ना, पाकिस्तान में 90 दिन के रिमांड की कोई
मिसाल मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में 90 दिन की रिमांड की मिसाल मौजूद है जो सब सियासतदानों ने नैब केसेस में काटे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में 90 दिन पे तो कोई इतना ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। और जो जेट ब्लैक टेररिस्ट है, जो वाकई दहशतगर्द है या जो है, क्योंकि ये दहशतगर्दी के लिए बन रहा है कानून, उससे तो 2 4 5 दिनों में तफ्तीश मुमकिन ही नहीं है। उसका नेटवर्क ढूंढना, उसके साथ सारे दहशत, उसके लिए तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को, तफ्तीशी इदारों को यकीनन वक्त चाहिए। और पूरी दुनिया में टेररिस्टों की तफ्तीश के लिए जो है स्पेशल कवानीन बने हैं, उनके रिमांड की मुद्दत को बढ़ाया गया है ताकि तफ्तीशी इदारों को एक माकूल वक्त मिल सके उनसे तफ्तीश करने का। तो मैं तो देखिए, हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में बनाई कि दहशतगर्दों को मौजूदा जो हमारा निज़ाम इंसाफ है ये सजा नहीं दे सकता। आज भी मसला ये है कि दहशतगर्दों को ये निज़ाम इंसाफ सजा नहीं दे सकता। ये उनको जमानतें दे देता है, ये उनके रिमांड खत्म कर देता है। तो इसलिए ये 90 दिन के, मैं तो जेट ब्लैक टेररिस्टों, इस कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जेट ब्लैक टेररिस्टों के 90 दिन के रिमांड के हक में हूँ। और मेरे ख्याल में ये 90 दिन के अंदर भी तफ्तीश हो जाए तो बड़ी बात है। पूरा एक नेटवर्क, पूरा आपने चेन तोड़नी होती है, लिहाजा तफ्तीशी इदारों को पूरा वक्त मिलना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।